पहला प्रश्न, आखिर कमिश्नरों की रिपोर्ट में इतना विरोधाभास क्यों है? क्या कमीशन पर किसी प्रकार का दबाव था? क्या भारत में कोई ऐसा था जो सुभाष बाबू को रास्ते से हटाना चाहता था? दूसरा, क्यों महात्मा गांधी ने अपना बयान बदला था? क्या उन पर किसी प्रकार का दबाव था, और था तो किसका? तीसरा, क्या फैजाबाद में रहने वाले भगवंत जी उर्फ गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे? और अगर ऐसा था तो भारत सरकार ने इसे जग जाहिर क्यों नहीं किया? गुरु प्रेमियों, पिछले गुरु स्टोरी जिसका शीर्षक है आखिर ओशो की बात सत्य हुई, नेताजी के रहस्य से पर्दा उठा में आपने जाना कि हालांकि रिपोर्ट में यह दर्शाया गया था कि भारत के शेर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देहांत 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान हादसे में हो गया था। ओशो ने कहा था कि उनका मानना था कि नेताजी उस विमान में थे ही नहीं। ओशो ने यह भी कहा था कि नेताजी जैसे ऊंचे कद के नेता के देहांत पर बुनियादी साक्ष्यों के अभाव में ऐसा ही प्रतीत होता है। उन्होंने नेताजी को युद्ध कौशल में पारंगत और बुद्धिमान व्यक्ति कहा था। ओशो ने यह भी कहा था कि लगता है कि नेताजी ने एक बार फिर ब्रिटिश सरकार को चकमा दिया था। आपने यह भी जाना कि 3 कमिश्नरों का इस पर शोध हुआ है और उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा, परंतु इसके बावजूद रहस्य ज्यों का त्यों बना हुआ है। गुरु प्रेमियों, ये 3 कमीशन थे, शाहनवाज कमीशन, जीडी खोसला कमीशन और मुखर्जी कमीशन। शाहनवाज और जीडी खोसला कमीशन का मानना था कि विमान हादसे में नेताजी की मृत्यु हुई थी। वहीं मुखर्जी कमीशन का कहना था कि विमान हादसा हुआ ही नहीं था। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर कमिश्नरों की रिपोर्ट में इतना विरोधाभास क्यों है। पहला प्रश्न, क्या कमीशन पर किसी प्रकार का दबाव था? क्या भारत में कोई ऐसा था जो सुभाष बाबू को रास्ते से हटाना चाहता था? दूसरा, इसी दौरान भारत के राष्ट्र नेताओं का इस विषय पर क्या कहना था? क्यों महात्मा गांधी ने अपना बयान बदला था? क्या उन पर किसी प्रकार का दबाव था, और था तो किसका? तीसरा, क्या फैजाबाद में रहने वाले भगवंत जी उर्फ गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे? और अगर ऐसा था तो भारत सरकार ने इसे जग जाहिर क्यों नहीं किया? गुरु प्रेमियों, इन रहस्यों को जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हादसे के दिन क्या हुआ था। हम आपको यह बता दें कि नेताजी जिस विमान में सफर कर रहे थे वह कोई छोटा मोटा विमान नहीं था। वह एक बॉम्बर फाइटर विमान था जो आसानी से ध्वस्त नहीं होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार नेताजी के साथ आजाद हिंद फौज के कर्नल हबीब उर रहमान भी थे और साथ ही जापानी आर्मी के कुछ अन्य विशेष वीआईपी अधिकारी। 1945 में आज के ताइवान पर जापान का नियंत्रण था। अगर ऐसे कोई विमान का हादसा हुआ होता तो उसके रिकॉर्ड जापान और ताइवान दोनों के पास होते। गुरु प्रेमियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कोई रिकॉर्ड ताइवान या जापान की किताबों में दर्ज नहीं है। सन 1956 में ताइवान की सरकार ने वहां की पुलिस को इस विषय पर शोध करने का जिम्मा सौंपा। पुलिस ने इस घटना पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर 14 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की। 1956 में ही रिपोर्ट बाहर आ गई। रिपोर्ट में कहा गया था कि ऐसा कोई विमान दुर्घटना हुआ ही नहीं था। गौरतलब बात यह है कि शाहनवाज कमीशन भी इसी दौरान रिपोर्ट तैयार कर रही थी। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि दुर्घटना हुई थी और उसी में नेताजी की मृत्यु हो गई थी। इससे साबित होता है कि कोई न कोई सत्य को छिपा रहा था। ताइवान सरकार का इसमें कोई लाभ नहीं दिखता। वैसे भी ताइवान सरकार ने स्वतंत्र रूप से जांच पड़ताल की थी, परंतु वहीं भारत के कुछ चंद लोगों की इसमें विशेष रुचि हो सकती है। शायद सुभाष बाबू के ना होने से उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सकता था। इससे एक और बात उभर कर आती है कि भारत की शाहनवाज कमेटी ने ताइवान की पुलिस से शायद बात ही नहीं की थी। गुरु प्रेमियों, कहा तो यहाँ तक जाता है कि हालांकि शाहनवाज कमीशन ने रिपोर्ट तैयार की थी, पर उसके ताइवान जाने के कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलते।
चलिए अब केस के दूसरे पहलू पर ध्यान देते हैं। नेताजी के साथ विमान में और कौन लोग थे? कहा गया कि नेताजी के साथ आजाद हिंद फौज के कर्नल हबीब उर रहमान के साथ साथ जापानी आर्मी के कुछ विशेष प्रमुख अधिकारी। अगर हादसा हुआ था तो जापानी रिकॉर्ड्स में दर्ज होना चाहिए था। कुछ साक्ष्य भी होंगे और शायद फोटो और अन्य दस्तावेज, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन जापानी डॉक्टरों के नाम सुभाष बाबू के पोस्टमार्टम और मृत्यु सर्टिफिकेट में आए, उनके बयान बदलते रहे। साथ ही जापान ने कह दिया कि रिकॉर्ड्स बिखर गए थे। उनका कहना था कि हालांकि ऐसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स होने चाहिए थे, परंतु 1945 के दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हार के बाद रिकॉर्ड्स बिखर गए थे। विश्वास नहीं होता। चलिए अब मुख्य गवाह पर ध्यान करते हैं। आखिर मुख्य गवाह कर्नल हबीब उर रहमान का क्या कहना था? कर्नल हबीब उर रहमान विमान में नेताजी के साथ मौजूद थे। रिपोर्ट्स में कहा गया कि विमान जल गया था। ऐसे में पहली बात तो यह है कि फिर हबीब उर रहमान कैसे बच गए? रहमान साहब का कहना था कि नेताजी हादसे में पूरी तरह घायल हो गए थे। उन्हें घायल अवस्था में जापानी मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर प्रश्न उठता है, फोटो क्यों नहीं है? इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्नल हबीब उर रहमान 1945 के बाद क्या करते रहे? 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, तब हबीब उर रहमान मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गए और अपना बाकी जीवन वहीं गुजारा। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां कई मुसलमानों ने भारत में रहने का निश्चय किया, वहीं रहमान साहब ने पाकिस्तान क्यों चुना, जबकि वे मोहम्मद अली जिन्ना साहब के करीबी नहीं थे? क्या उन्हें लगता था कि भारत में रहने पर उन्हें जीवन पर्यंत सुभाष बाबू के रहस्य पर प्रश्न झेलने पड़ेंगे? जाहिर है वे मुख्य गवाह थे और उनके बयान पर पूरा रहस्य टिका हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हबीब उर रहमान ने नेताजी की अंत्येष्टि के दिनांक को लेकर दिए बयान कई बार बदले। यह छुपाव की ओर इशारा करते हैं। जो भी हो, लगता है सत्य को छुपाने की भरपूर कोशिश की गई। गुरु प्रेमियों, हमने यह विषय ओशो के प्रवचन से उठाया था, तो एक बार पुनः हम ओशो की बात पर ध्यान डालते हैं। ओशो ने कहा था कि सुभाष बाबू को खतरा भारत में था, न कि जापान या रूस में। तो प्रश्न उठता है कि आखिर भारत में वे कौन लोग थे जो नेताजी से संभवतः मतभेद रखते थे? अगर हम यह समझ जाएं तो रहस्य से पर्दा उठ सकता है। गुरु प्रेमियों, हम आपको बता दें कि सुभाष बाबू संयुक्त राष्ट्र के पक्षधर थे। वे कभी भी भारत मां के टुकड़े नहीं होने देते, परंतु इतिहास गवाह है कि भारत का विभाजन हुआ और नेहरू भारत के प्रधानमंत्री और जिन्ना पाकिस्तान के आज़म बने। यह तभी संभव था जब सुभाष बाबू ना होते। खैर, बाकी हम आप पर छोड़ते हैं। गुरु प्रेमियों, क्या आपको मालूम है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए? 1939 में पुनः सुभाष बाबू ने जब चुनाव लड़ना चाहा, तब कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने उन्हें चुनाव न लड़ने की सलाह दी। कहा तो यह भी जाता है कि गांधी जी ने उनसे कहा था कि उन्हें यानी बोस के पास बहुमत नहीं है और वे चुनाव नहीं जीतेंगे। इसके बाद नेहरू ने भी बोस से पुनः इस विषय पर बात की, परंतु बोस नहीं माने। ऐसे में गांधी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद से बात की, परंतु उन्होंने आखिरी समय पर नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद गांधी और नेहरू ने पट्टभी सीतारमैया के नाम पर मोहर लगाई, परंतु चुनाव के नतीजे सुभाष बाबू के पक्ष में आए। सुभाष बाबू को 1580 और सीतारमैया जी को 1377 वोट मिले। कहा जाता है उनकी हार पर गांधी बड़े दुखी थे। रिकॉर्ड्स दर्शाते हैं कि उन्होंने कहा था, यह सीतारमैया से अधिक मेरी हार है। इसके बाद जो हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ था।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 14 सदस्यों में से 12 ने इस्तीफा दे दिया। ऐसी परिस्थिति में सुभाष बाबू ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। गुरु प्रेमियों, आपको शायद मालूम न हो कि बोस तब के सभी नेताओं से उम्र में काफी छोटे थे। 1939 में उनकी उम्र 42 साल की थी। महात्मा गांधी 70 साल के थे, नेहरू 50 के, सीतारमैया 59 साल के और मौलाना अबुल कलाम 51 वर्ष के थे। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके बावजूद कि गांधी नहीं चाहते थे कि बोस कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ें, वे लड़े और जीते भी। इससे यह पता चलता है कि पार्टी में कम उम्र के बावजूद उनका कद बढ़ रहा था। क्या यह मतभेद का कारण हो सकता था? खैर, अंदरूनी राजनीति के कारण 1939 में जीत के बावजूद नेताजी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। कई लोगों का मानना था कि उन्होंने यह कदम देश हित और आंदोलन की एकता को देखते हुए निस्वार्थ भाव से लिया था। रिकॉर्ड्स को देखते हुए यही लगता है कि यह मामला स्वार्थपरस्त नेता और निस्वार्थ बोस के बीच का द्वंद्व था। खैर, जो भी हो, ओशो ने वैसे भी इस ओर इशारा तो किया ही था, साथ ही विस्तार से महात्मा गांधी के अंदरूनी राजनीति में सम्मिलित होने पर अपनी बात साक्ष्य के साथ रखा था। उनका कहना था कि सुभाष बाबू 1939 में राजनीति के शिकार हुए थे और कांग्रेस के नेताओं को सुभाष बाबू की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा था। गुरु प्रेमियों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर 1938-39 के चुनाव का बोस बाबू के विमान हादसे से क्या संबंध? तो इसका जवाब साफ है कि नेताजी अगर सक्रिय राजनीति में होते तो भारत का इतिहास कुछ और होता। भारत का राष्ट्रगान शायद कुछ और होता। शायद भारत का विभाजन न हुआ होता। शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री कोई और होते और शायद हबीब उर रहमान भारत में रहते। और इसीलिए सुभाष बाबू के ना होने से वो सब कुछ संभव हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जरा सोचिए, क्या यह एक संयोग था कि दो कमीशन जो कांग्रेस काल में गठित हुई थी सुभाष बाबू को विमान हादसे का शिकार बना रही थी। वहीं मुखर्जी कमीशन, जिसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने गठित किया था, ने रिपोर्ट में साफ कहा था कि विमान हादसे में नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। हैरानी की बात यह है कि जब मुखर्जी रिपोर्ट 2005 में बाहर आई, तब यूपीए की मनमोहन सरकार ने इसे मानने से इनकार क्यों किया? बात साफ है। लगता है कांग्रेस की सरकारों ने इसे रहस्य बनाकर रखने में अपना लाभ देखा, अन्यथा सत्य से भय क्यों? बात यहाँ खत्म नहीं होती। केस में एक और पेच बाकी था। गुरु प्रेमियों, क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने सन 1942 में ही सुभाष बाबू के हादसे की खबर फैला दी थी। उनका कहना था कि टोक्यो के विमान हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी है। वह था सन 1942। 1945 से ठीक 3 साल पहले प्लॉट वही था, विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। परंतु यह कैसे संभव था? खैर, जब बोस ने जर्मनी से आजाद हिंद रेडियो से संबोधन कर बताया कि मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूं और मैं जीवित हूं, तब जाकर देश ने राहत की सांस ली। बोस ने तभी कह दिया था कि यह एक गहरी साजिश के तहत किया गया था। ऐसे में पुनः वही प्लॉट का 1945 में दोहरना संशय को जन्म देता है। गुरु प्रेमियों, हमने यह विषय ओशो के प्रवचन से उठाया था। ओशो कोई अन्वेषक नहीं थे, परंतु वे बहुआयामी थे। उनकी सत्य पर पकड़ अचूक थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ओशो से कई बड़े राजनीतिज्ञ मिलते रहते थे। ओशो का कहना कि सुभाष बाबू की मृत्यु विमान हादसे में नहीं हुई थी और संभवतः वे हिमालय या रूस में रह रहे होंगे, हल्के में लेने वाला विषय नहीं है। गुरु स्टोरीज के अगले और आखिरी भाग में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से नए साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि फैजाबाद के भगवंत जी उर्फ गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, और अगर ऐसा था तब
भारत की सरकार ने इसे उजागर क्यों नहीं किया। अगले भाग में हम यह भी जानेंगे कि क्या कारण था कि गांधी जी ने इस विषय पर अपना बयान बदला था और नेहरू जी का मौन क्यों शक को जन्म देता है। आइए जाते जाते हम आपको आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगान सुनाकर जाते हैं।